नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका। ऐसा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं बिहार वेटनरी साइंस के बारे में, उसकी गहराइयों से बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जेके प्रसाद सर, जिन्होंने न सिर्फ सीनियर साइंटिस्ट काम किया है, बल्कि उन्होंने डीन के तौर पर भी बहुत ही अच्छे काम किए हैं और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी उनको मिल चुका है। और उनके जो भी एक्सपीरियंस हैं वो आप लोगों के सामने मैं साझा करने जा रही हूँ। तो मिलते हैं डीन सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और अपने बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, सर आप एक डीन के पोस्ट पे हैं, इस पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इस पे कौन से चुनौती सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है? थैंक यू डॉक्टर प्रियंका, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मुझे तो जान के खुशी है कि एक डॉक्टर होने का नाते आप एक अच्छा काम तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ एक और अच्छी बात है कि आप आम पब्लिक को एडुकेट भी कर रही हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। रही बात आपके पहले प्रश्न की कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, आमतौर पर डीन की एक पोजीशन ऐसी होती है कि किस तरह से हमें कंप्लीट एकेडमिक एक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाना है। यहाँ पर एक तो ये बात होती है, मतलब राइट फ्रॉम एडमिशन ऑफ डिग्री किसी भी स्टूडेंट का, तो उसके बारे में सारा एक तो रिकॉर्ड कीपिंग है और स्टूडेंट्स का किस तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, चाहे उसका एकेडमिक डेवलपमेंट हो, एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट हो या स्पोर्ट्स रिलेटेड डेवलपमेंट हो, हर तरह से एक होलिस्टिक वे में एक कंप्लीट नॉलेजेबल पर्सन के रूप में कैसे डेवलप करना है, उसकी सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। क्योंकि केवल पढ़ाई ही नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी किसी स्टूडेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें जरूरी है। और मुझे ये जान की खुशी है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी यहाँ से निकलते हैं अपने फील्ड में बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा योगदान दे रहे हैं और इस राज्य का ही नहीं बल्कि इस देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप मेरे सामने बैठी हैं। थैंक यू सर। सर से पूछना चाहूंगी कि सर लोग जो है कभी कभी गिल्ट फील करते हैं कि हम वेटनरियन है, वो जल्दी बताना नहीं चाहते कि हम एक वेटनरी डॉक्टर हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी करते देखा है और वो अपने बच्चों को भी आगे वेटनरियन नहीं बनाना चाहते हैं। तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो मोटिवेट हो कि इस फील्ड में आए और ज्यादा से ज्यादा बेजुबान जानवरों की हेल्प करे? ये तो बहुत अच्छा और पुण्य का काम है सर कि हमारा काम भी हो रहा है, हमें जॉब भी इससे मिल रहा है और हमें एक प्रोफेशनल सेवा करने का भी मौका मिल रहा है। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो हमें नहीं लगता सर कि हमें लाइफ में मिल सकता है। तो लोग इसको इतना जिस करे, अब तो अवेयरनेस भी आ चुकी है तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गिल्ट उनमें कहीं ना कहीं एक मन में रहता है सर। ये बड़ी अजीब सी बात है। यस सर। मुझे लगता है वैसे लोगों में गिल्ट ज्यादा है कि जो नहीं आना चाहते थे इस क्षेत्र में। यस सर। और गलती से इस क्षेत्र में आ गए। एग्जैक्टली। जो पहले मैंने बात कही है कि यदि किसी भी पशु चिकित्सक को या व्यक्ति को पशुपालन के क्षेत्र में, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो आता है तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर वो अपने आप को वेटनरियन बताने में वो हेजिटेट भी करेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसके परिवार के दूसरे सदस्य इस क्षेत्र में आए, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है, रुझान नहीं है इस तरफ। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है और ये एक प्राउड फील करना चाहिए है किसी को कि मैं पशु चिकित्सक हूँ, अपने आप को कहे कि हाँ मैं चिकित्सक हूँ और मैं एक ऐसे बेजुबान जानवर की सेवा करता हूँ जो कुछ अपना दर्द को बयां नहीं कर सकता। तो एक अपने आप को एक महत्वपूर्ण काम में लगा हुआ है, क्योंकि आप ये मनुष्यों के अलावा सब कुछ तो वेटनरियन के कंट्रोल में, कोई भी जानवर है। कोरोना में भी तो हम लोगों ने बहुत अच्छा, कोरोना में आपने बहुत काम किया है भाई, चाहे कोई भी वाइल्ड लाइफ है, किसी भी तरह का एनिमल है, तो कितना बड़ा स्कोप है। और ये पशुओं से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना है। और अगर हम एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में पूरी दुनिया वन हेल्थ की बात करती है। वन हेल्थ में क्या है कि ह्यूमन बींग्स का हेल्थ अच्छा रहे, एनिमल्स का हेल्थ अच्छा रहे और इन्वायरमेंट का हेल्थ अच्छा रहे। जब तीनों का हेल्थ अच्छा रहेगा तो पूरी दुनिया का हेल्थ अच्छा है। और पशु चिकित्सक ऐसे त्रिकोण पर बैठे हैं, पशुओं का हेल्थ अच्छा कर सकते हैं और पशुओं का हेल्थ अच्छा होगा तो इन्वायरमेंट भी काफी हद तक अच्छा रहेगा और पशुओं से फैलने वाली जो बीमारियां हैं मनुष्यों में वो भी कंट्रोल में रहेंगी, या मनुष्यों से आने वाली बीमारियां भी कंट्रोल में रहेंगी। बिल्कुल सही। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है
हमें समझना पड़ेगा कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारा कार्य कितना महत्वपूर्ण Yes, sir. है। जिस दिन इस चीज का ज्ञान होगा तो हर व्यक्ति अपने आप को प्राउड फील करेगा, तो अभिमानी महसूस करेगा कि हम एक बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं, एक नेक कार्य कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, आपने इतने सारे अचीवमेंट इतने कम समय में टीवीओ, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट, इतने सारे पोस्ट को फेस किया सर, इसके पीछे क्या सीक्रेट्स है? कौन सा ऐसा डिसिप्लिन सर आपने फॉलो किया कि इतने जल्दी सर आपने इतने सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं? नहीं, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं। देखिए, क्योंकि सर नॉर्मल लोग तो देखते हैं टीवीओ से ही रिटायर्ड हो जाते हैं, या कोई एक सिंपल सा जॉब करते हैं उसी में मतलब वो उसका पूरा लाइफ खत्म हो नहीं, जाता है। अपने कार्य से देखिए, एक तो प्रेम करिए Yes, और sir. अपने कार्य से कोई भी कार्य हो, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि आप पशु चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पशुओं से प्रेम करना पड़ेगा। Yes. अगर आपको प्रेम है पशुओं से तो आप अच्छा कर सकते हैं। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि हम 10 से 5 ही काम करेंगे। आपके लिए कोई आर्स की बात नहीं, आपकी प्रायोरिटी हो जाती है कि हमें कैसे अच्छे से अच्छे उस पशु का उपचार करें, दिन हो या रात हो, छुट्टी हो या वर्किंग हो, ये सब मायने नहीं रखता। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? डिसिप्लिन। किसी भी चीज में डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है, और डिसिप्लिन तब आएगा जब उस चीज से प्रेम होगा। कोई स्पोर्ट्स में जाता है तो स्पोर्ट्स में वही सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन बनता है जब वो स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन। इस तरह से हम लोगों की चिकित्सा पद्धति में एक डिसिप्लिन चाहिए। नौकरी इसलिए नहीं करें कि हमें जीविकोपार्जन के लिए नौकरी करना है, पशुओं के लिए भी बढ़िया है। तो मूल मंत्र यही है कि बस हमें कुछ ये सोचना है, लेना नहीं, हमें देना है। जब देने की भावना आएगी तो आपका भी ग्रोथ अच्छा होगा। Yes, sir. और नौकरी हमें सेवा भाव से करेंगे, और जिस दिन ये सेवा भाव से आप नौकरी करेंगे तो चीजें हमेशा आपके करियर में भी नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है कि पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आने वाले सबसे बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं फ्यूचर में? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे पशुपालक मेनली गाय पालन या बकरी पालन या भैंस पालन के ऊपर ज्यादातर केंद्र, लेकिन आने वाले टाइम में एक कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ना होगा। और नो डाउट अभी जैसे गुजरात में अमूल ने बड़ा अच्छा एक कोऑपरेटिव मूवमेंट ला करके अच्छा काम किया। बिहार में अगर देखें तो Yes. के माध्यम से सुधा डेयरी बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो किस तरह से हम मिल्क के साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट की तरफ जाएं, क्योंकि तभी हम उसको सस्टेनेबल बना पाएंगे। तो इसी तरह से मीट प्रोडक्ट की तरफ हम जाएं, मीट प्रोडक्ट बनाएं। इसी तरह से एग है, एक क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उसको भी हमें देखना होगा, तभी पॉसिबल है कि हम फार्मर्स के इनकम को बढ़ा पाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना। तो माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाना होगा, किस तरह से हम प्रोडक्ट की तरफ जाए। और जब तक हम प्रोडक्ट नहीं बनाना चालू करेंगे, और इन सब चीजों के लिए जरूरी है गवर्नमेंट को भी सोचना होगा, हमारे और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, जैसे कॉलेजेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और लाइन डिपार्टमेंट, हमारे अपने फार्मर्स के लिए मार्केट को किस तरह से अवेलेबल कराना है। तो जब मार्केट अवेलेबल होगा तो साथ साथ वो सारे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आएंगे और उनका ग्रोथ होगा। तो इस तरह से चीजें, साथ ही साथ ये भी है कि लार्जर डेयरी फार्म का एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है। अभी हम अपने देश में देखें और बिहार में और हर जगह यही है कि ज्यादातर फार्मर के पास 4 गाय है, किसी के पास 8 गाय है, किसी के पास 10 एनिमल है, इस तरह से है। अब हमें धीरे धीरे लार्जर ग्रुप की तरफ जाना होगा। और डेयरी को जहाँ तक अभी फार्मर क्या करते थे कि कृषि के साथ साथ ऐसा कुछ एनिमल रख करके साथ में डेयरी का भी बिजनेस करते थे, लेकिन डेयरी को एक उद्योग के रूप में बड़े रूप से जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक बड़ा प्रॉफिट नहीं आएगा और बहुत बड़े फार्मर के ग्रुप को हम इन्वॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से इसी से एसोसिएटेड एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आमतौर पर हम पशुपालन तो कर रहे हैं, लेकिन चारा उत्पादन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा फॉडर स्कार्सिटी है, कमी है, चारे की कमी है। तो हम किस तरह से, एक बहुत बड़ा व्यवसाय है डेयरी से रिलेटेड, कि अगर कुछ किसान इस क्षेत्र में आना चाहें और ये केवल चारा उत्पादन ही करें, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा और अच्छे चारे की उपलब्धता भी होगी। और रूटीन जो धान और गेहूं के पैदावार से वो कमाई करते हैं, उससे बेहतर कमाई चारा उत्पादन करके और चारा बेच करके। ये सब बहुत बड़े फ्यूचर हैं, एवेन्यूज है फ्यूचर के, और किसानों के लिए लाभकारी भी हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर से ये है कि वेटरनरी फील्ड में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए छात्रों में कौन से गुण होना चाहिए? देखिए,
अच्छा प्रश्न है। किसी भी फील्ड में उत्कृष्टता के लिए ये जरूरी है कि उस फील्ड से लगाव होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। यस सर। अगर वेटनरी साइंस में पशु चिकित्सा के फील्ड में जाना चाहता है और उसको पशुओं से कोई प्रेम नहीं है, यस सर। तो उत्कृष्टता नहीं प्राप्त कर सकता है, यस सर। अच्छी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है और उसके जो माइक्रो मैनेजमेंट है अच्छा ज्ञान नहीं पा सकता है। एक खिलाड़ी को वेटनरियन बना दीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छा कर पाएगा। यस। और एक वेटनरियन को कहिए कि भाई आप फुटबॉल खेलो, ये प्लेयर बनाना है फुल टाइम, तो ये पॉसिबल नहीं। तो कुल मिलाकर के सबसे पहली चीज है कि इंटरेस्ट होना चाहिए और इंटरेस्ट के साथ साथ हमेशा जागरूक रहना है, क्योंकि पशु चिकित्सा अपने आप में एक बड़ा ही अनोखा विज्ञान है। अगर जब हम मानव चिकित्सा की बात करते हैं तो एक मूलभूत जो अंतर दिखाई देता है कि मनुष्यों में जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मनुष्य उस समस्या को बोलता है। तो उसके पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, या वोमिशन आ रहा है, या कुछ और तरह की दिक्कतें हैं। यस सर। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं है। यस। पशुओं की चिकित्सा मोर और लेस अगर हम कहें तो जो नवजात शिशु हैं, खासतौर से छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ महीनों के, 1 महीने 2 महीने, उनकी चिकित्सा की तरह है। चिकित्सक को कुछ लक्षणों के आधार पर और विशेष तौर पर अपने अनुभव के आधार पर यह पता लगाना होता है कि कौन सी बीमारी है और उसका उपयुक्त उपचार क्या है। और ये तभी संभव है जब ज्यादा से ज्यादा अभिरुचि हो यस। इस फील्ड में, तभी संभव है, और दूसरा कोई इसमें तरीका नहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर से है कि बीबीएससी और एमबीएससी के बाद छात्रों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं? नहीं, अच्छी बात है। हमारे पशुपालन के क्षेत्र में जनरली बीबीएससी के बाद में बहुत सारे एरिया में हमारे विद्यार्थी जाते हैं। सबसे ज्यादा तो जो विद्यार्थी जाते हैं फील्ड में, खासतौर से पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु चिकित्सा पदाधिकारी ही कई जगह कहते हैं, तो इस पे तो जाते ही जाते। इसके अलावा भी बहुत सारे कृषि विभाग में जाते हैं, बैंकों में भी जो है ये फील्ड ऑफिसर काफी कुछ होती है, और इवन हमारे सेना में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आपने सुना होगा रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स, तो उसमें एज ए वेटनरियन उसमें काफी डिमांड है, क्योंकि उसमें इक्वाइन मैनेजमेंट एंड कैनाइन मैनेजमेंट इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। में भी बहुत बड़ा स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में हमारे विद्यार्थी काफी जाते हैं, खासतौर से फार्मास्यूटिकल्स में एज ए R&D में जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी काफी हमारे जाते हैं। और कुछ विद्यार्थी अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो इवन हमारे हिंदुस्तान के वेटनरी कॉलेजेस में भी और भी बड़े ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, पर मास्टर्स और PhD प्रोग्राम में जा सकते हैं, और उसके बाद में वो या तो एज ए साइंटिस्ट और एज ए एकेडमिशियन यानी वेटनरी कॉलेजेस में एज ए टीचिंग फैकल्टी अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं और भी और स्पेसिफिक पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए। और उसके लिए आजकल 2 परीक्षाएं होती हैं। एक तो GRE की परीक्षा होती है जिसको ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं, TOEFL होता है जो लैंग्वेज इंग्लिश से लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट का है। इसको क्वालिफाई करना होता है। इसमें रैंकिंग अगर अच्छी आती है तो अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाता है, अच्छा कॉलेज मिलता है और अच्छा स्कॉलरशिप भी मिलता है। उससे फायदा ये होता है कि घर से किसी भी तरह के खर्चे लेने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप इतनी अच्छी होती है कि हमारे बच्चे उसमें बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं, अच्छी हायर एजुकेशन ले सकते हैं, एक अच्छा प्रैक्टिशनर बाहर भी बन सकते हैं, या वहाँ से शिक्षा लेकर के आकर फिर से यहाँ भी कैरियर शुरू कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए वेटनरी साइंस के बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट्स हैं और चारों तरफ दरवाजे हर तरह से खुले हैं। बस अगर जरूरत है केवल इंटरेस्ट जगाने की, कितना ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट देगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर से कि वेटनरी साइंस में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए सर क्या सलाह देना चाहेंगे? बस इसमें यही सलाह देना है कि सबसे पहले तो पशुओं से प्रेम करना सीखें। ये बड़ा जरूरी है। मैं पहले ही अपनी बात की, किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट आने के लिए जरूरी है उस फील्ड में आपका अपना इंटरेस्ट, पशुओं से प्रेम हो और साथ साथ पशुपालकों से भी प्रेम हो। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में पशुपालन के लिए क्या जरूरत है, हम अपने पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जिस दिन हमें ये समझ हो जाएगी
उस दिन बड़े आराम से हम अपने काम को ठीक से कर पाएंगे, उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप कर पाएंगे। अल्टीमेटली एक वेटनेरियन का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, किस तरह से हम जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं या लैंडलेस फार्मर्स हैं, क्योंकि ज्यादातर पशुपालन उनके द्वारा किया जाता है, तो उनकी आय हम कैसे बढ़ाएं, हम किस तरह के एनिमल्स का चुनाव करें। चाहे अगर हम मिल्च एनिमल की बात करते हैं कि क्या हमें क्रॉस ब्रीड की जरूरत है या प्योर जो है फॉरेन ब्रीड्स की जरूरत है या इंडिजिनस ब्रीड की जरूरत है, ये डिसाइड करना पड़ेगा और उस तरह से हम राय दें। किस तरह से उनको फीडिंग मैनेजमेंट हो या जनरल मैनेजमेंट कैसे करें, रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट कैसे करें, इस साइंटिफिक तरीके से पशुपालन करना हमें सिखाना पड़ेगा अपने फार्मर्स। और जब फार्मर्स का जब इनकम बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वेटनेरियंस का भी डिमांड बढ़ेगी और उनका भी इनकम बढ़ेगा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, एक विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने पशुपालकों को कि हाँ, हम आपके लिए हैं, आपकी अधिकतर समस्याएं जो भी हैं उसका समाधान करने के लिए हम बैठे हैं और आप बेहिचक होकर हमारे पास आइए और हम भरसक संपूर्ण प्रयास करेंगे आपके सारी समस्याओं का समाधान। तो इसलिए दोनों का कैरियर आगे है। सर, जैसे कि आप गायनी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और इसलिए सर, जैसे कि आजकल हमारे देश में इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत है, जिसको भारत सरकार और बिहार सरकार जगह जगह पे कैंप का आयोजन कर रही है, जिसमें हम लोगों ने भी काफी जगह इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया। तो आप तो गायनी डिपार्टमेंट के हैं सर, तो इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है और किसान इसको किस तरह से डील करे? क्योंकि जब जीपीजी रूल हम लोग को जो कॉलेज में सिखाया गया है सर, वो भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, इनफर्टिलिटी एक बीमारी तो नहीं है, बट एक बीमारियों का कह सकते हैं कि कई बीमारियों का एक समूह है और उसका परिणाम एक इनफर्टिलिटी होता है, यानी इसको कह सकते हैं जननहीनता, ठीक है ना, यानी बांझपन से ठीक पहले की अवस्था। तो आमतौर पर जब इनफर्टिलिटी की हम बात करते हैं तो कई तरह के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर हम अपने बिहार राज्य की बात करें या और भी यूपी में देखें, एमपी में देखें या और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये अगर हम इस बेल्ट की बात करें तो मुख्य रूप से कई कारणों में देखते हैं। तो प्रमुख कारण क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे हम लोग अगर अपनी बात करते हैं कि हमें अपने भोज्य पदार्थ में क्या चाहिए, अगर हमको कोई कहे कि आप रोज केवल दाल और रोटी खाइए या चावल या रोटी चावल दाल खाइए और आपको सब्जी नहीं मिलेगा, फ्रूट्स नहीं मिलेगा, किसी तरह के इस तरह के प्रोटीन का या विटामिन मिनरल्स के अच्छे सोर्स नहीं मिले, कहीं न कहीं आगे चल करके कुछ डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही पशुओं में अक्सर हम देखते हैं कि अच्छे प्रोटीन नहीं मिलते हैं, मिनरल मिक्सचर्स की डेफिशिएंसी होती है, तमाम तरह के मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, ग्रीन फॉडर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले चर्चा कर रहा था कि केवल 7% लगभग अनुपलब्धता है, कमी है हरे चारे की, यानी केवल 40% ही पशुओं को मिल रहा है, तो बहुत बड़ी शॉर्टेज है। और ये कमी होगी तो निश्चित तौर पर ये सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि प्रजनन एक ऐसा तंत्र है कि ये जब तक पशु के शरीर का सारे तंत्र जब तक नॉर्मल तरीके से काम नहीं करते, यानी श्वसन तंत्र अच्छा काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लोकोमोटरी सिस्टम काम अच्छा कर रहा है, डाइजेशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तभी प्रजनन सिस्टम भी नॉर्मल काम कर सकता है। हर चीज जब नॉर्मल होगा तभी प्रजनन नॉर्मल होगा। कहीं भी किसी भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रजनन तंत्र को प्रभावित करेगा। तो इसलिए हम प्रजनन का इलाज ना करें, ये हम देखें कि पशु के कौन से सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त करें। उसको दुरुस्त करने के बाद में अपने आप पशु का प्रजनन तंत्र अपने आप नॉर्मल हो जाए, तो नॉर्मल होते ही नॉर्मल प्रजनन चिंता कम हो जाए। तो इस तरह से अप्रोच ये होना चाहिए, न कि भाई गाभिन नहीं हो रहा है तो अक्सर कहा जाता है ये हार्मोन लगा दिया, वो हार्मोन। ये हार्मोन्स भी तभी काम करेंगे जब एनिमल हेल्दी होगा, एनिमल के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर जानवर कमजोर है या उसके किलनी है बॉडी पे या और भी कुछ दूसरी समस्या से जूझ रहा है, कोई भी हम इलाज कर लें, इलाज उसका उपचार नहीं है। जिस बीमारी से ग्रसित है पहले उसका उपचार करें, वो जब ठीक हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में जब जानवर आएगा, उसका बॉडी वेट नॉर्मल हो जाएगा, तो अपने आप प्रजननहीनता खत्म होकर नॉर्मल हो जाएगा।
जानवर गाभिन भी होगा, स्वस्थ बच्चा भी देगा और दूध। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है कि सर जो वेटनरियन सक्सेसफुल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं एज ए फील्ड वेटनरियन, जैसे कि हम लोग भी काम करते हैं एज ए डॉक्टर टीबीओ, तो सर आपने तो सारे ही फेज को फेस किया है और स्टार्टिंग से आपका पूरा लाइफ ही वेटनरी डिपार्टमेंट को डेडिकेटेड रहा है। तो ऐसे में सर अपने वेटनरियन के लिए क्या सलाह रहना चाहिए, उसको फार्मर से किस तरह से डील करना चाहिए कि उसका भी समस्या का समाधान हो सके और हम लोग को भी कोई उतना परेशान न होना पड़े। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, हमें एक नजदीकी रिश्ता कायम करना पड़ेगा पशुपालकों से, क्योंकि आमतौर पर अक्सर एक ट्रेंड देखने में आता है कि हम वेटनेरियन चाहते हैं या कई इंटरेक्शन होता है मेरे फील्ड वेटनेरियन से, मैं देखता हूँ कि पशुपालक जानवर को लेके हॉस्पिटल तक है, लेकिन ज्यादातर गाँव में पशुपालकों की एक दूसरी समस्या ये है कि जानवर बीमार पड़ गया, जानवर का साइज बहुत बड़ा है, बॉडी वेट ज्यादा है, वो नहीं आ सकता है चल के हॉस्पिटल तक। और हमारे पशुपालक के पास में, भूतों के पास में ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं पशु को उठा करके हॉस्पिटल तक ले जाए। तो एक तो चिकित्सक को ये करना होगा कि एक नजदीकी रिश्ता बनाए और वो फ्रीक्वेंट पशुपालक के दरवाजे पर भ्रमण करे, जाए, एक उनका विश्वास हासिल करे और एक ऐसा रिश्ता डेवलप करे कि कोई भी समस्या उनको होती है उनको कांटेक्ट करे और बेहतर से बेहतर उपचार करे। जब बेहतर उपचार होगा, एक दूसरे पर विश्वास होगा, निश्चित तौर पर हमारे पशुपालन का ग्रोथ होगा और पशुपालन जब आगे बढ़ेगा तो पशु चिकित्सक की डिमांड और बढ़ेगी और ये चिकित्सा पद्धति और आगे। सर आपने हम सब के लिए इतनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड, आज हमने आप सबके सामने वेटनरी डिपार्टमेंट के जो कि सबसे बड़े हाई अथॉरिटी माने जाते हैं और एक कॉलेज के सर्वोसर्वा जिसे बोल सकते हैं, ऑल इन वन बोला जाता है, ऑल इन ऑल, तो उन दिन सर से मैंने अभी बात की और आपने देखा कि किस तरह से हम वेटनरियन भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारा किस तरह से इम्पोर्टेंस बढ़ सकता है और हम कभी गिल्ट फील ना करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें आशा है कि हमारे देशवासियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, जो भी हमारे किसान भाई हैं, स्टूडेंट हैं, सारे लोगों को इसका वेटनरी का इम्पोर्टेंस पता चला होगा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर ने वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में भी अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, मुर्गे, रेबिट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।